हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास जो हमारा है यानी कि शुक्रवार और शनिवार को हमारा पेपर 1 का क्लास होता है, तो उसमें जो लास्ट क्लास हमारा हुआ था उसमें हमने हायर एजुकेशन को कंप्लीट किया था। ऑलमोस्ट 19 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसमें 5-6 लेक्चर और बचे हैं जो हम आगे कंप्लीट कर लेंगे। आज जो हम है बिल्कुल नए लेक्चर्स की शुरुआत करने वाले हैं। बिल्कुल नया टॉपिक है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है लॉजिकल रीजनिंग का, है ना। बहुत इजी है, बहुत बेसिक है ना। अब बस आराम से सुनिएगा और आप ही खुद कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको जो है वो लॉजिकल रीजनिंग का पहला चैप्टर जो है वो समझ में आया या नहीं आया, है ना। तो ज्यादा लेट ना करते हुए चलिए चलते हैं कहाँ, वीडियो की ओर यानी कि क्लास की ओर आइएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है, तब जहां पे आपको क्या होगा, फ्री में बिल्कुल नोट्स मिल रहा है ना। उसके साथ साथ आप अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, लॉजिकल रीजनिंग का ना एक अलग बुक है, इसका अलग चैप्टर हमने डिवाइड कर दिया है। ये सारे आपके सारे सिलेबस में, तो हमको उसको आराम आराम से पढ़ना है। सबसे पहले देखिए हम पढ़ेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट। भैया आर्गुमेंट क्या होता है ना, बहस क्या होती है, ठीक है, उसके डिडक्टिव इंडक्टिव आर्गुमेंट, और आज हम उसी की चर्चा बेसिकली करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है वो देख लेंगे। उसके बाद फिर कैटेगरिकल प्रिपोजिशंस देखेंगे उसमें, है ना, क्या होते हैं ए आई ई ओ, ये क्या होता है, ठीक है। उसका मूड एंड फिगर्स को देखेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज को देखेंगे। इससे तो फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसीज से तो आप लिख लीजिए कि हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाना है। मूड एंड फिगर्स तो अब थोड़ा कम हुआ है लेकिन अभी भी पूछा जाता है। फिर लैंग्वेज, कॉनोटेशंस और डिनोटेशंस, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, उसका क्या मतलब है वहां सीखेंगे। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है। डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग, वेन डायग्राम, है ना। उसके बाद है आपका इंडियन लॉजिक। आप देखिए उसके बाद जो है इंडियन लॉजिक में 2 से 3 पार्ट आता है। देखिए इतना सारा पे ना, इतना सारा पे 2 से 3 क्वेश्चन, या इंडियन लॉजिक कभी अगर इन सब मिला से 2 क्वेश्चन दिया तो इंडियन लॉजिक से 3 क्वेश्चन दे देगा। या अगर क्योंकि हर यूनिट से 5 का अपना क्या है, एनटीए ने बता रखा है कि 5 क्वेश्चन पूछा जाना है, तो 3 क्वेश्चन या तो इंडियन लॉजिक से जब दिया तो इन सब से 2 क्वेश्चन दे देगा। लेकिन अगर ऊपर वाले से 3 रहा तो इंडियन लॉजिक से 2 क्वेश्चन रहेगा। ऐसे अपनी क्या होती है, सारी स्ट्रेटजी होती है। चलिए तो उसके बाद इंडियन लॉजिक हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रनाम्स पढ़ेंगे, और सॉरी प्रनाम्स बोल रहा हूं, और स्ट्रक्चर और काइंड्स ऑफ अनुमान, हेतुआभास पॉलिसी क्या होती है, और ये सारा करेंगे तो हम फिर फाइनली सक्सेस की ओर बढ़ जाएंगे, हमारा काम बन जाएंगे। तो आज हम शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट। होता क्या आर्गुमेंट, आइए पहले हम ना लॉजिकल रीजनिंग को समझते हैं। बेसिकली इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग होता है, लेकिन पहले रीजनिंग को समझते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे कहां, भैया आर्गुमेंट क्या होता है। आइए तो पहले शुरू करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। क्या होता है लॉजिकल रीजनिंग, क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं तार्किक विचार। क्या कहते हैं, तार्किक विचार। अब मतलब तर्क के आधार पर विचार देना है, कंक्लूजन जो भी देना है वो किसके आधार पर देना है, तर्क के आधार पर। ऐसे नहीं है मैं कुछ बोल दिए हवा पानी में। तो जैसे जब देखोगे ना, जब कोई चीज लॉजिक के वो में नहीं बोला जाता है ना, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे लॉजिक बात मत करो, है ना, फालतू का बात बकवास मत करो, चलो निकलो यहां से। तो वही तार्किक विचार, मतलब तर्क के आधार पर अपने विचार देना है या कंक्लूजन निकालना है। जो भी कंक्लूजन निकालेंगे बिना लॉजिक के नहीं निकालना है। बात समझ में आ रही है जी। अब बहुत आराम से देखिए, इसको आराम से समझिएगा, बहुत इजी है। उसके बाद क्या, उसके बाद जो जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है वो 2 तरीके की रीजनिंग पर डिपेंड है। एक कैसा, डिडक्टिव रीजनिंग। आपने डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च पढ़ा है, बेस वही है, आप चीजों को बस समझिएगा। उसके बाद दूसरा क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग। अब देखिए जहां डिडक्टिव की बात होती है ना, वहां हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी थ्योरी को हम वेरीफाई या टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं किसी ने कहा कि सारे लड़के बहुत स्मार्ट हैं। अगर सारे लड़के स्मार्ट हैं तो एक थ्योरी है जी। अब उसको हमको टेस्ट करना है, तो देखेंगे भैया ए भी स्मार्ट है कि नहीं, बी भी स्मार्ट है कि नहीं, सी भी स्मार्ट है कि नहीं, मैं भी स्मार्ट हूं कि नहीं। खैर वो तो आप खैर छोड़ ही दो, इग्नोर करते हैं इस बात को, है ना। चलो उसके बाद अगर इंडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो हम क्या करेंगे, हम कॉलेज में चले गए, कॉलेज में देखा और 3-4 लड़कियों को देखा, ये भी ब्यूटीफुल है, ये भी ब्यूटीफुल है, ओहो ये भी ब्यूटीफुल है, तो ये बहुत सारे ब्यूटीफुल लड़कियां। आप सारे ये 3-4 लड़कियों को देखकर आपने क्या कह दिया, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। वैसे लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है, बट जस्ट टेक अ पार्ट ऑफ जोक्स की तरह ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने क्या कह दिया, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल।
इज इट पॉसिबल? नहीं। तो वहां जब हम किसी थ्योरी को टेस्ट करने की बात करते हैं तो हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं, और जब किसी थ्योरी को क्या बोलते हैं, इसको बनाने की बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं जी इंडक्टिव रीजनिंग, है ना, मेक और इनोवेट द थ्योरी। अब आइए एक एक करके थोड़ा एक्सप्लेनेशन के थ्रू आराम से समझते हैं। देखिए क्या कहा है, डिडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग है जहां हम थ्योरी को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, जनरल से स्पेसिफिक पे जाते हैं। जनरल मतलब जो सबके लिए है ना, जनरल मतलब जो सबके लिए। अगर न्यूटन्स की थ्योरी है, न्यूटन्स की थ्योरी सबके लिए, अब उससे हम कहां जाते हैं, स्पेसिफिक पे जाते हैं। भैया थ्योरी ये बताया था, इसके बाद वाला देखते हैं कि भैया ये सही है या गलत है ना, इस बेस पर हम चेक करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच है, ऊपर से नीचे आता है। हमने कहा सारे लड़के स्मार्ट है, इसका मतलब ए बी स्मार्ट है, बी बी स्मार्ट है, सी बी स्मार्ट है, सब स्मार्ट है। तो टॉप डाउन अप्रोच हो गया, ऊपर से नीचे आ रहा है। ऑब्जेक्टिव या क्वांटिटेटिव अप्रोच है। अब देखो क्वांटिटेटिव अप्रोच इसलिए बोला गया ना क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक बेस है और उस बेस पर हम टेस्ट कर रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर्ड है। नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर्ड है। क्वांटिटी की बात करता है कि सारे लोग हैं, मतलब ऑल का बात किया, मतलब क्वांटिटी की बात हो गई। तो ये क्या हुआ, क्वांटिटेटिव अप्रोच बोलते हैं। 100% वैलिड एंड ट्रू कंक्लूजन निकलता है इसका। कभी भी क्या होता है, डिडक्टिव का 100% वैलिड और ट्रू कंक्लूजन निकलता है। कैसे, आइए देखिएगा। मैंने शुरू में ही आपको एग्जांपल दिया, वो एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने कहा ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है, मैंने कहा ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सारे गर्ल्स लड़कियां क्या है, खूबसूरत है। इसकी मतलब अगर कोई शीला होगी, कोई गीता होगी, कोई बबीता होगी, सारी लड़कियां भी क्या होगी, खूबसूरत ही होंगी, है ना। तो पहले क्या लिया मैंने लिया आपका थ्योरी और उसको टेस्ट किया और उसके बाद कंक्लूजन भी वही आया। तो एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट में आता है, स्ट्रक्चर्ड नेचर का होता है, कंक्लूजन टू प्रोमाइसिस में जाता है। देखिए कंक्लूजन क्या होता है, एंड वाला स्टेटमेंट सी, है ना, दो प्रीमाइस कंक्लूजन होते हैं। तो कंक्लूजन क्या होता है, एंड स्टेटमेंट कि सब कुछ बता रहा है, भैया सब हम है। लेकिन यहां क्या होता है, हम कंक्लूजन से प्रीमाइस में जाते हैं। डिडक्टिव जब भी रीजनिंग की बात होगी तो हम कंक्लूजन में बात करेंगे। क्यों, क्योंकि भैया हमने बोला ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ऑलरेडी कंक्लूजन दे दिया कि भैया सारे लड़कियां क्या हैं, खूबसूरत है। हमने क्या किया, कंक्लूजन दे दिया। अब उससे फिर स्टेटमेंट बना रहे हैं कि उस बेस पर हम कह रहे हैं कि भैया शीला भी क्या होगी, अच्छी होगी, ब्यूटीफुल होगी, गीता भी अच्छी होगी, ब्यूटीफुल होगी, और बबीता भी ब्यूटीफुल होगी, अच्छी होगी, है ना, सब अच्छी होंगे। तो इस बेस पर क्या बोलते हैं इसको, कंक्लूजन से प्रीमाइसेस। एनालिसिस टू सिंथेसिस, अब देखो एनालिसिस टू सिंथेसिस, होल टू पार्ट्स, ये दोनों होता है। होल टू पार्ट्स कहने का मतलब है कि हम एक कोई थ्योरी से उसके बहुत सारे पार्ट्स निकाल रहे हैं, ठीक है, इसको भी क्या कहा जाता है, डिडक्टिव। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है शुरू कोई थ्योरी से होता है और हम उसको टेस्ट या वेरीफाई करते हैं। क्या बोलता है कि शुरू कोई थ्योरी से होता है, हम क्या करते हैं, टेस्ट या वेरीफाई करते हैं कि भैया वो सही है ये नहीं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल भी दिया गया है कि ऑल गर्ल्स आर गॉर्जियस, होती हैं, ठीक है, सीता इज ऑल्सो गॉर्जियस। अगर सब लड़कियां गॉर्जियस है तो सीता भी गॉर्जियस है, सो गीता भी गॉर्जियस है और रीता भी गॉर्जियस है। तो देख लो यहाँ पे होल से पूरा पूरा सब में से पार्ट पार्ट निकल रहा है ना, इसी को बोलते हैं होल टू पार्ट या डिडक्टिव रीजनिंग। चलो अब मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इंडक्टिव रीजनिंग की बात। यहाँ पे ना हम थ्योरी बनाते हैं, जैसे कैसे, और ये इंडक्टिव अप्रोच जो भी होता है ये हमेशा पॉसिबिलिटी पे होता है। किस पे होता है, पॉसिबिलिटी पे, मतलब 100% श्योर ये नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा कि तालाब में जो 100 हंस है ना, वो बड़े मतलब सफेद है, ठीक है। मैंने क्या कहा, तालाब में 100 हंस है, वो सफेद है, ठीक है। फिर दूसरा बार देखा, दूसरा तालाब में वहां भी 100 हंस सफेद है। तीसरा में देखा, तीसरा में हंस सफेद है। बस 3 तालाब के बेस पर हमने क्या बोल दिया कि सारे तालाब में जो हंस हैं वो सफेद होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों, तो इसी को बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच, जहां हमने क्या किया, 3 यानी कि बहुत छोटा सा एविडेंस लेकर हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच गए। क्या बोले, हमने बोला एक तालाब में हम गए, हम देखे एक तालाब में 100 हंस, 100-150 हंस है। हाँ, दूसरा भी तालाब गए, फिर देखे वहां 100 हंस है और वो सफेद है। फिर तीसरा तालाब भी गए, वहां भी देखे 100 हंस सफेद है। सिर्फ 3 तालाब के बेस पर हमने ये कह दिया कि सारे हंस सफेद होते हैं। तो ये क्या है, बहुत कम एविडेंस है और इस बेस पर पॉसिबिलिटी की भावना बनती है। हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है ना भी हो,
ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच, जहां हम क्या करते हैं, कोई भी चीज अपने एग्जांपल्स के बेस पर हम थ्योरी बना लेते हैं। तो यहां क्या करते हैं, थ्योरी बनाते हैं, हम किसी स्पेसिफिक चीज से जनरलाइज कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक सीता क्या है, ब्यूटीफुल है, गीता क्या है, ब्यूटीफुल है, बबीता क्या है, ब्यूटीफुल है। मैंने 3 लड़कियों को देखा, बोला सब, अब मैंने इस बात पर देख के बोल दिया सारी लड़कियां ब्यूटीफुल है, ठीक है, तो क्या हुआ, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अरे पर्सनल पे मत लेना, ये एग्जांपल्स पे समझना। बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं, नीचे से ऊपर वाला अप्रोच है ना। सब्जेक्टिव या क्वालिटेटिव अप्रोच बोलते हैं। देखो ये क्या ना, सब्जेक्टिव और क्वालिटेटिव क्यों कहा जाता है, इसको समझो। क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी पे बेस्ड होती है चीजें, मतलब आप क्या है ना, एविडेंस के बेस पर बोल देते हो कि भैया ये चीज है या नहीं है, ठीक है, और रियलिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं। कह रहा है प्रोबेबिलिटी, कंक्लूजन मे और मे नॉट बी ट्रू, जो कंक्लूजन होगा वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। यहां हम कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाते हैं, ये पूरी तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। यहां हम प्रीमाइसेस से कंक्लूजन पे जाते हैं, मतलब प्रीमाइसेस मतलब 3-4 स्टेटमेंट दिए होंगे, मेनली मान के 2 ही स्टेटमेंट चलिएगा आप, कि 2 स्टेटमेंट इन कंक्लूजन, इसको मतलब एक अच्छा अप्रोच कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इंडक्टिव अप्रोच में ना, तो यहां कोई भी प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसीलिए इसको अनस्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे कभी भी ना, तो ध्यान दीजिएगा 2 प्रीमाइसेस प्लस एक कंक्लूजन की बात करते हैं, वो हम आगे समझेंगे बढ़िया से। लेकिन अब इतना मान लीजिए कि जब भी हम स्ट्रक्चर बात करते हैं, स्ट्रक्चर रीजनिंग की, तो 2 प्रीमाइसेस एक कंक्लूजन होता है। लेकिन अगर हम इंडक्टिव की बात करें, वो डिडक्टिव के लिए, लेकिन अगर इंडक्टिव की बात करें तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है। इंडक्टिव मतलब होता है क्वालिटेटिव, आप अपने हिसाब से करिए। प्रीमाइसेस टू कंक्लूजन, प्रीमाइसेस से कंक्लूजन में जाते हैं, एग्जांपल से रूल बनाते हैं। एग्जांपल दिया था ना, 3 एग्जांपल की 3 लड़के स्मार्ट हैं, तो जैसे ए स्मार्ट है, बी स्मार्ट है, सी स्मार्ट है, तो उस बेस पर हमने कह दिया कि भाई सारे लड़के स्मार्ट हैं, जो है बिल्कुल भी नालायक है। सिंथेसिस टू एनालिसिस पे जाते हैं, पार्ट्स टू होल पे। देखो डिडक्टिव में हमने होल से पार्ट्स गए, और यहां पे क्या किया, ए स्मार्ट था, बी स्मार्ट था, सी स्मार्ट था और डी भी स्मार्ट था, और इस बेस पर हम क्या बोल दिए कि ऑल बॉयज आर स्मार्ट। समझ रहे हो ये चीज। तो हम क्या किए कि पार्ट से होल पे गए, मतलब थ्योरी, हमने क्या किया, थ्योरी बनाया। बोल रहे यहां स्टेटमेंट नोट, यहां स्टेटमेंट होते हैं जिससे हम थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पे क्या होता है, सिर्फ स्टेटमेंट हुआ 3-4, और उस बेस पर हम क्या किए, थ्योरी बनाने की कोशिश किए। जैसे फॉर एग्जांपल, सीता इज ब्यूटीफुल, गीता इज ब्यूटीफुल, बबीता इज ब्यूटीफुल, सो ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, सो कांट बी 100% श्योर। तो ये क्या है, यही है जो 100% श्योर नहीं हो सकता। तो बस अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो इसका मतलब क्या, डिडक्टिव में हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं और इंडक्टिव में थ्योरी को बनाते हैं, ठीक है। इन डिडक्टिव में एक बड़ा चीज मेरे पास होता है, हम बड़े से छोटे की ओर जाते हैं, कोई एक थ्योरी होती है, उसको हम फिर दोबारा चेक करते हैं, और इंडक्टिव में हम उसको बनाते हैं, मतलब कोई 3-4 चीज देखे, 3-4 एविडेंस के बेस पर, 3-4 स्टेटमेंट के बेस पर हमने कंक्लूजन निकाल दिया कि भैया ये चीज होता होगा। चलिए, तो ये हो गई आपकी क्या, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के टाइप्स। अब हम चलते हैं कहां, आर्ग्यूमेंट में, जो मेन हमारा टॉपिक है उसको आइए समझते हैं। चलिए, तो आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस। आर्ग्यूमेंट का मतलब हिंदी में क्या होता है, बहस। तो कह रहा है आर्ग्यूमेंट का भी कोई बेस होना चाहिए, मतलब जैसे आर्ग्यूमेंट है ना, वही बात है ना कि अगर हम किसी से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट का भी क्या होना चाहिए, कोई बेस होना चाहिए, कोई प्रूफ या कोई एविडेंस होना चाहिए। अब मान लो तुम बोल रहे हो कि भैया मतलब क्या है ना, हवा में हम उड़ के दिखा देंगे भाई, मतलब हम हवा में उड़ सकते हैं, ऐसा तुम बोल रहे हो। अब तुम उड़ के दिखाओगे तभी भरोसा कर लेंगे, सिर्फ बोलेगा तभी भरोसा कर लेंगे? नहीं सर, हमको जब उड़ के दिखाएगा तभी भरोसा करेंगे। तो वही कह रहा है कि आर्गुमेंट का कोई बेस होना चाहिए ना, बहस जब कर रहे हो तो उसका कोई बेस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने क्या दिया, देखिएगा कि आपने कोर्ट में देखा होगा कि एडवोकेट कहता है कि इलॉजिकल बात मत करो या बिना एविडेंस के कोई बात मत करो, क्योंकि कोर्ट तो भाई एविडेंस पे चलती है। तो इसीलिए आपने सुना भी होगा ये चीज कोर्ट में हमेशा, अक्सर फिल्मों में, या फिर भाई इसके पास कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक पे मतलब फालतू बकवास पे ये नहीं चलता, कोई लॉजिक है तो बताओ, कोई एविडेंस है तो बात करो। तो इसीलिए आर्गुमेंट का क्या मतलब कि आर्गुमेंट का कोई बेस होना चाहिए, कोई प्रूफ या कोई एविडेंस होना चाहिए। इसी तरह से लॉजिकल रीजनिंग में भी आर्गुमेंट के को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लॉजिकल रीजनिंग में, वो तो नॉर्मल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, अभी आते हैं अब रीजनिंग वाले आर्गुमेंट की। तो अगर मैं बात करूं कि इसी तरह लॉजिकल रीजनिंग में भी आर्गुमेंट को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन सा पार्ट्स में डिवाइड किया गया भैया?
एक तो होता है प्रीमिसेस जिसको स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है कंक्लूजन। आएगा क्या बोल रहा है देखिएगा, कह रहा है यहां हम स्टेटमेंट के बेस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और या कंक्लूजन के बेस पर स्टेटमेंट बना देते हैं। देखो ये वो सेम आ गया, यहां भी इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्गुमेंट ही आया है। फॉर एग्जांपल आइए समझते हैं, मैंने क्या किया ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला यहां क्या करते हैं हम स्टेटमेंट के बेस पर हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। बहुत सारा स्टेटमेंट है, उसके बेस पर हम कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। बताओ तो क्या हुआ ये सर, इसी को तो हम लोग इंडक्टिव बोलते हैं जी। उसी तरीके से हमने क्या कहा, कंक्लूजन के बेस पर अगर स्टेटमेंट बना दिया या प्रीमाइसेस बना दिया, कंक्लूजन के बेस पर प्रोपोजिशंस बना दिया, तीनों में से कुछ भी कह सकते हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डिडक्टिव। जब ऑल वाले में से आ जाए और ए बी सी आ जाए, जैसे बोला था ना ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, तो ए भी ब्यूटीफुल होगी, सीता भी ब्यूटीफुल होगी, गीता भी ब्यूटीफुल होगी और बबीता भी ब्यूटीफुल होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिडक्टिव। लेकिन अगर हम ये कह देते हैं ए स्मार्ट, बी स्मार्ट, सी स्मार्ट, तो ऑल बॉयज आर स्मार्ट, नालायक है, झूठ बोल रहे हो, मेरे को देख लो, है ना, क्या बात कर रहे हो। चलो तो चलते हैं, इसी तरह से यहां दिया गया, देखो फॉर एग्जांपल ये इस बोला ना, इस स्टेटमेंट का एग्जांपल दिया हुआ है कि ऑल मैन आर स्मार्ट, सभी लोग क्या हैं, स्मार्ट हैं। तो ए स्मार्ट भी हो सकता है और बी स्मार्ट हो सकता है, मतलब ये कंक्लूजन के बेस पर हमने क्या किया, स्टेटमेंट निकाल दिया। अब यहां देख लो, ए स्मार्ट, अगर ए स्मार्ट है, बी स्मार्ट है, सो ऑल मैन आर स्मार्ट, मतलब ए और बी के स्मार्ट होने की वजह से हमने ये कंक्लूजन निकाल दिया कि सारा का सारा आदमी क्या होगा, स्मार्ट होगा, जो बिल्कुल भी गलत है ये, यानी कि ये पॉसिबिलिटी के बेस पर है। और जब भी पॉसिबिलिटी की बात होती है तो कौन सा होता है बताना, इंडक्टिव। और जब यहां पे देखो यार ऑलरेडी क्या है, कंक्लूजन पहले दिया हुआ है, कंक्लूजन से प्रीमाइस पे जाते हैं, यानी कि कंक्लूजन अगर 100% तो ये भी क्या 100% ट्रू होगा। तो कंक्लूजन टू प्रीमाइस की बात अगर करें तो ये क्या हो जाता है, डिडक्टिव। अब इसी की चर्चा हम आगे करने जा रहे हैं, आ जाओ चलते हैं। कह रहा है इससे ये प्रूफ होता है कि आर्गुमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो अभी मैंने बाद में बताया है, पहले ही आपको बता दिया, लेकिन यहां मैंने बाद में लिखा है कि आर्गुमेंट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में। कौन सा, आइए देखते हैं। तो आर्गुमेंट को डिवाइड किया गया है डिडक्टिव में और इंडक्टिव में। डिडक्टिव जो 100% क्या होता है, ट्रू होता है कंक्लूजन, और जो इंडक्टिव है वो पॉसिबिलिटी में चला जाता है कि भैया पॉसिबल होगा तो ही हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। अब जाइए, डिडक्टिव जो है ना 2 तरीके से होता है, एक होता है वैलिड, एक होता है इनवैलिड। ठीक है, वैलिड और इनवैलिड। उसके बाद वैलिड में साउंड और अनसाउंड होता है, और इनवैलिड हमेशा अनसाउंड होता है। उसी तरह से आ जाइए, अभी बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंडक्टिव जो है वो स्ट्रॉन्ग और वीक होता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग में से अगर इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग की बात करें तो वो कोजेंट भी होता है और अनकोजेंट भी होता है। अब ये क्या चीज है आइए पहले समझते हैं। कह रहा लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इसमें एक फॉर्म को स्ट्रक्चर कहा जाता है। देखो अगर हम लॉजिकल रीजनिंग में ना जब भी स्ट्रक्चर की बात होगी ना तो उसका एक फॉर्म है, क्या, 2 प्रोपोजिशंस और एक कंक्लूजन, 2 स्टेटमेंट, 2 प्रोपोजिशन, ठीक है, या 2 प्रीमाइसेस और उसके साथ एक कंक्लूजन। जब भी ये बात कही हो इट मीन स्ट्रक्चर की बात करी जा रही है। ठीक है, चलो आ जाओ। कह रहा है जहां भी आपको 2 स्टेटमेंट एक कंक्लूजन मिला तो वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। क्या है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। अब आइए, ये मैंने क्यों बताया था आगे समझ में आएगा। देखो अब ये ध्यान दो, डिडक्टिव आर्गुमेंट मैंने बताया होता है, जी सर होता है। डिडक्टिव आर्गुमेंट वैलिड तब होगा जब ये स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा, यानी कि 2 प्रीमाइसेस के साथ एक कंक्लूजन होगा और प्रीमाइसेस के बेस पर कंक्लूजन ट्रू होगा, सही होगा, तो फिर उसको क्या बोलेंगे कि भैया वैलिड है। क्या बोलेंगे, वैलिड है। एग्जांपल भी देंगे आराम से, पहले ये समझ लो। मैंने क्या बोला, डिडक्टिव आर्गुमेंट में 2 प्रीमाइसेस के साथ एक कंक्लूजन होगा और दोनों प्रीमाइसेस सही होगा और कंक्लूजन भी ट्रू होगा, तो उसको बोलेंगे वैलिड क्या है, डिडक्टिव आर्गुमेंट है। अगर वही 2 प्रीमाइसेस सही होगा और इसका कंक्लूजन गलत होगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, इनवैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट। बात समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इनवैलिड में कंक्लूजन गलत हो गया और वैलिड में था 2 प्रीमाइसेस प्लस एक कंक्लूजन के साथ ट्रू हो गया। अब वैलिड में ना 2 होता है, कैसे, डिडक्टिव वैलिड में 2 होता है, एक होता है साउंड, एक होता है अनसाउंड। अब आइए, साउंड का मतलब है कि 2 प्रीमाइसेस के साथ एक कंक्लूजन होगा वो भी ट्रू होगा, प्लस ये तो ट्रू होगा, प्लस उसका जो कंटेंट होगा ना, जो लिखा होगा वो रियल लाइफ में भी ट्रू होगा।
ध्यान समझिएगा, साउंड कहने का मतलब क्या हुआ कि दो प्रीमाइसेस कंक्लूजन तो ट्रू होगा ही उसके साथ, क्यों? क्योंकि उसके साथ वैलिड है। देख लो, ये देखो क्या बोल रहा है, डिडक्टिव वैलिड के साथ साउंड, तो डिडक्टिव वैलिड के साथ साउंड, तो साउंड कहने का मतलब है कि दो प्रीमाइसेस के कंक्लूजन ये तो ट्रू होगा ही, इसके साथ साथ जो कंटेंट होगा ना वो 100% रियल लाइफ में भी ट्रू होगा। और अनसाउंड कहने का क्या मतलब हुआ, अनसाउंड कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा, मतलब पीपीसी के फॉर्म में होगा, दो प्रीमाइस से कंक्लूजन होगा, बट प्रीमाइस जो होगा ना, कंक्लूजन वहां ट्रू होगा, यहाँ पे कंक्लूजन ट्रू होगा, लेकिन एक प्रीमाइस क्या होगा, गलत होगा। एटलीस्ट हो सकता है दोनों प्रीमाइस गलत हो जाए, लेकिन देख लो स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा, बट एटलीस्ट वन प्रीमाइस क्या होगा, फॉल्स होगा। तो याद रखिएगा, कैसे याद रखिएगा, देखिएगा, ध्यान समझ में आते हैं कि D4, ठीक है, DVS है ना, DEV, हाँ देवी, ऐसे मान लो देवी को साउंड पसंद है, एक तो कहां जैसे आप याद रख सकते हो क्या क्या, कि देवी को साउंड पसंद है, मतलब अगर मैं बात करूं कि डिडक्टिव वैलिड साउंड, तो क्या होगा, क्या होगा, डिडक्टिव वैलिड साउंड मतलब डिडक्टिव मतलब स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, डिडक्टिव वैलिड मतलब स्ट्रक्चर सही होना चाहिए पीपीसी के फॉर्म में, और अगर साउंड आ गया तो वो रियल लाइफ में भी सही होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अगर डिडक्टिव वैलिड है तो स्ट्रक्चर तो होगा ही, उसके साथ अनसाउंड आ गया, इसका मतलब कोई एक प्रीमाइस क्या होगा, गलत होगा। बस यही करना है यहाँ पे। चलो अब देखो वैलिड, यहाँ पे आ जाओ, अब एग्जांपल समझते हैं। कह रहा वैलिड है ना प्लस साउंड का क्या मतलब है, एग्जांपल दिया हुआ वैलिड प्लस साउंड का एग्जांपल, कह रहा ऑल फिश लिव्स इन वाटर, सारे मछलियां जो है जल में रहती हैं, देख लो शार्क कहां रहते हैं, इसीलिए क्या तो शार्क लिव्स इन वाटर एंड कैटफिश लिव्स इन वाटर, दोनों। तो भाई सारी मछलियां अगर जल में रहती हैं ये भी सही है, और इस बेस पर दो स्टेटमेंट दिया गया है कि दो तरह की मछली है वो भी रहती है, तो यानी कि पीपीसी के फॉर्म में है ना जी। अब पीपीसी के फॉर्म में भी है, प्लस ये तो रियल लाइफ में भी सही है ना कि मछलियां तो जल में रहती हैं, मींस ये वैलिड भी है प्लस साउंड भी है, क्योंकि ये रियल लाइफ में भी सही है। बात समझ आया, वैलिड प्लस साउंड। अब आ जाओ वैलिड प्लस अनसाउंड, मतलब क्या बोला, बोला ऑल बैट्स आर मैमल्स, सारे चमगादड़ जो हैं वो मैमल्स वाले फॉर्म में होते हैं, है ना। उसके बाद वही कह रहा है ऑल मैमल्स कैन फ्लाई, ऐसा है क्या, बताओ सारे ममल्स जो हैं, ठीक है, वो क्या उड़ सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। गाय भी होती है मैमल्स, गाय में भी तो मैमल्स होता है, लेकिन वो नहीं उड़ सकता है ना। तो इसीलिए क्या ऑल बैट्स आर मैमल्स बिल्कुल सही है, ऑल मैमल्स कैन फ्लाई ये गलत है। कंक्लूजन क्या है, ऑल बैट्स कैन फ्लाई, बैट्स तो सारे उड़ सकते ही हैं, बैट चमगादड़ तो उड़ते ही हैं, तो कंक्लूजन भी ट्रू है, ये प्रीमाइसेस एक भी ट्रू है, लेकिन ये दूसरा गलत है, इसीलिए क्या बोल सकता है, इसीलिए इसको बोला गया क्या कि एटलीस्ट वन प्रीमाइसेस गलत होगा। तो ये वैलिड तो है, स्ट्रक्चर फॉर्म में है इसलिए वैलिड तो है, लेकिन अनसाउंड है, ठीक है। वैलिड साउंड होने का क्या पर्पस भैया, वैलिड में स्ट्रक्चर भी होना चाहिए और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, उसके साथ साथ रियल लाइफ से ट्रू होना चाहिए। वैलिड साउंड, देवी को साउंड पसंद है, स्ट्रक्चर प्लस रियल लाइफ, इतना याद रखना है, स्ट्रक्चर प्लस रियल लाइफ, दैट्स इट। उसके बाद अगर देवी को साउंड नहीं पसंद है, मतलब अनसाउंड, देवी को साउंड नहीं पसंद है, तो फिर क्या, देवी को साउंड स्ट्रक्चर तो है, उसके साथ साथ दोनों प्रीमाइस में एक प्रीमाइस एटलीस्ट गलत होगा, बात खत्म। चलिए अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना इंडक्टिव, आपको मुझे यकीन है कि बहुत कम लोगों ने बताया होगा। चलिए बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी, ये किस पर है, पॉसिबिलिटी है, तो यहां स्ट्रक्चर का टेंशन तो नहीं लेना है, पीपीसी का टेंशन नहीं लेना है। अब क्या करना, आइए कह रहा है यहां पे दो तरीके के आर्गुमेंट होते हैं, एक कौन, स्ट्रॉन्ग और वीक, जैसे वहां वैलिड इनवैलिड था ना, वैसे ही स्ट्रॉन्ग और वीक यहां पे आर्गुमेंट है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव बात है, यहाँ एविडेंस का बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा काम नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग कैसे मान लें कि कोई भी आर्गुमेंट इंडक्टिव में स्ट्रॉन्ग होगा, तो हम उसको एविडेंस के तौर पर मानेंगे। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फॉर एग्जाम्पल every time I have dropped a ball and it has fallen to the ground, तो पहला क्या बोला, बोला भैया हर समय जो है बॉल ड्रॉप होता है नीचे और मैं गिर जाता हूं, ठीक है। therefore I can conclude that, और इसलिए मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि if I drop this ball, अगर मैं इस बॉल को ड्रॉप करूंगा
तो आई विल ऑल्सो फॉल टू दी ग्राउंड। तो भैया ये कैसे बोल सकता है? आप सोचो, एक लड़का जो क्रिकेट खेलते रहता है ना, जब भी वो बॉल ड्रॉप करता है, ठीक है, वो क्या करता है, या फुटबॉल ड्रॉप करता है तो वो क्या करता है, जमीन पर गिर जाता है ना। तो वो 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार अपने ऑब्जर्वेशन देखा होगा, तभी वो कंक्लूड क्या किया कि भैया मैं अगर इस बॉल को अगर गिराएं तो भैया हम भी खुद गिर जाएंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड था ना, ये खुद के एक्सपीरियंस बेस्ड था, मतलब आपको एविडेंस था इसका, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। अब यहां बोलेगा सर स्ट्रक्चर क्यों नहीं? क्यों रहेगा स्ट्रक्चर? क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है ना, इंडक्टिव हम थ्योरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बना हुआ थ्योरी नहीं है, तो इसीलिए ये जो है ये रहेगा आपका क्या, ऐसे बिना स्ट्रक्चर फॉर्म में। अब आ जाओ वीक वाला देखते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा। वीक वाला बोला आई मेट 2 पीपल फ्रॉम न्यूयॉर्क, मैं 2 इंसान से मिला जो न्यूयॉर्क के थे, दे बोथ हैड अ स्ट्रॉन्ग एक्सेंट। तो दोनों का क्या था, अच्छा एक्सेंट था, वो अच्छा इंग्लिश बोल रहे थे, या जो भी लैंग्वेज है वो अच्छा एक्सेंट था उनका बोलने का, ठीक है। ध्यान समझना क्या होता है वीक वाला। वीक आर्गुमेंट क्या होगा आपके इंडक्टिव में? मैंने बोला कि मैं 2 आदमी से मिला, वो न्यूयॉर्क के थे और दोनों के दोनों उनका एक्सेंट बहुत बढ़िया था, तो इसलिए क्या कह रहा है, देयरफॉर ऑल पीपल फ्रॉम द न्यूयॉर्क मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग एक्सेंट। भाई सिर्फ 2 से मिले हो और उस बेस पर ये कह रहे हो कि सारे पीपल जो न्यूयॉर्क के हैं उसका बेस्ट एक्सेंट होगा। क्या ये बताओ वीक आर्गुमेंट है या स्ट्रॉन्ग है? भैया वीक है। न्यूयॉर्क में कितने लोग, सिर्फ 2 को देखकर बोल दे रहे हो कि सारा है, तो ये क्या वीक है। और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कैसे पहचानोगे? जब तुम्हारी सेल्फ ऑब्जर्वेशन रिलायबिलिटी रहेगी। फॉर एग्जांपल आओ देखो, एग्जांपल तो दे दिया, अब रियलिटी समझो। कह रहा है ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। क्या है? ऑब्जर्व किया है खुद को, ऑब्जर्व करके ये स्टेटमेंट दे रहा है। मतलब सो एक स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्गुमेंट वो है जिसका प्रूफ ज्यादा सपोर्ट करता है कंक्लूजन का। मतलब अगर कंक्लूजन की बात देखें तो वो प्रूफ या एविडेंस ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, जो क्योंकि ये आपका इंडक्टिव है ना, तो यहां हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो ज्यादा जो सपोर्ट करेगा वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, जो कम सपोर्ट करेगा वीक आर्गुमेंट। आज समझ रहे हो, हाँ कि ना जी। तो एक स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्गुमेंट वो है जिसका प्रूफ या एविडेंस ज्यादा सपोर्ट करता है किसको, कंक्लूजन को। और सो एक वीक इंडक्टिव आर्गुमेंट वो है जिसका प्रूफ या एविडेंस बहुत कम सपोर्ट करता है किसको, कंक्लूजन को। बात समझ में आई कि नहीं आई जी? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव, स्ट्रॉन्ग या वीक आर्गुमेंट। अब स्ट्रॉन्ग में भी 2 आर्गुमेंट है, कौन कौन सा आइए देखते हैं। ये देखो स्ट्रॉन्ग में 2 है, एक है कोजेंट, एक है अनकोजेंट। देखो कोजेंट का मतलब है, कह रहा है इट मींस द कंक्लूजन इज स्ट्रॉन्ग प्लस रिलायबल आल्सो। क्या है? कंक्लूजन में कह रहा है कि देखो जो हम कंक्लूजन लिए हैं वो स्ट्रॉन्ग तो है ही, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तभी तो आगे कोजेंट में बढ़ा, तो स्ट्रॉन्ग तो ही है, प्लस उसके साथ साथ रिलायबल भी है, मतलब कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है। जैसे अगर मैंने फुटबॉल वाला का बात करा तो वो 8 10 बार 20 बार देखा होगा कि जब वो बॉल गिराता है उसके हाथ से ड्रॉप होता है तो वो खुद भी गिर जाता है, उस बेस पर दिया, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग प्लस कोजेंट कहा। क्या बोला? स्ट्रॉन्ग प्लस कोजेंट सेम। और अनकोजेंट की अगर हम बात करें तो वो बहुत वीक वाला स्ट्रॉन्ग होगा, कि वीक वाला स्टेटमेंट होगा, इट मींस कंक्लूजन इज नॉट स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल। तो भैया कंक्लूजन उसका बहुत वीक होगा। जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दिया न्यूयॉर्क वाला, उसमें 2% के बेस पर हम ये कह दे रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग और कोजेंट, जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कोजेंट होगा, ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट वीक स्टेटमेंट है वो अनकोजेंट। सिंपल। तो क्या कह रहा है? योर एविडेंस इज नॉट सफिशिएंट। बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी हुआ तो मुझे बताइए। नहीं सर अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए चलते हैं कहां, बुक पे। आप समझिएगा बुक से। चलिए, कह रहा है आर्ग्यूमेंट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट वेयर वन स्टेटमेंट द कंक्लूजन इज सपोर्टेड बाय वन और मोर अदर स्टेटमेंट दैट इज प्रीमाइसेस। ये तो मैंने बताया कि 2 प्रीमाइसेस, एक या 2 से ज्यादा प्रीमाइसेस भी हो सकता है जो सपोर्ट करता है किसी कंक्लूजन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट इज क्रूशियल फॉर असेसिंग देयर लॉजिकल कोहेरेंस and validity. In logical reasoning, the structure of argument consists 2 parts. 2 parts होते हैं structure of argument में, conclusion and premises. Premises भी होता है 2 premises, एक conclusion structure part होता है। कह रहा था conclusion is the main idea. Conclusion क्या है? main idea है। जो conclusion होता है वही main idea है, and the premises provide the supporting evidence.
आई क्या कहता है देखिएगा, प्रीमाइसेस क्या है, कह रहा प्रीमाइसेस आर द स्टेटमेंट प्रोवाइड एज एविडेंस और रीजन टू सपोर्ट द कंक्लूजन। प्रीमाइसेस वो है जो किसी स्टेटमेंट को प्रोवाइड कर रहा है कंक्लूजन के लिए। अब जैसे मैंने बोला ना, ऑल A is smart, B is smart, C is smart, that for all boys are smart। तो भैया अब प्रीमाइसेस जो मैंने 3 लिया वो किसको सपोर्ट कर रहा है कि भैया इसी 3 के बेस पर, यही रीजन है जिसके बेस पर सारे क्या है, लड़के जो है वो स्मार्ट है। तो प्रीमाइसेस क्या है, सपोर्टिंग टूल है, क्या है, सपोर्टिंग एविडेंस है। सो कह रहा दे आर द फाउंडेशन अपॉन विच द कंक्लूजन इज बिल्ट। वो क्या है, फाउंडेशन है जिसके बेस पर कंक्लूजन बनाया जाता है, मैंने बताया आपको जी। तो कह रहा है प्रीमाइसेस आर अज्यूम्ड टू बी ट्रू विद द कंटेक्स्ट ऑफ द आर्गुमेंट। मैं आपको एक बार समझा दूं क्या, वैसे तो आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने लास्ट में बहुत कुछ समझा दिया है। चलिए कंक्लूजन की बात करते हैं, उसके बाद समझा देता हूं। द कंक्लूजन इज द मेन स्टेटमेंट दैट द आर्गुमेंट एम्स टू एस्टैब्लिश और प्रूव। तो कंक्लूजन क्या है, मेन स्टेटमेंट है जिसको जो प्रूफ करना चाहता है, क्या जो मेन ये जो आर्गुमेंट प्रूफ करना चाहता है या स्टेटमेंट प्रूफ करना चाहता है। चलिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा और बता ही देता हूं। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ए इज स्मार्ट, बी इज स्मार्ट, सी इज स्मार्ट, इसीलिए क्या हुआ, ऑल बॉयज आर स्मार्ट। अब बताओ मेन कौन सा है, ये मेन है, मेन क्या है, स्टेटमेंट। और ये क्या है, इसी के बेस पर, ये बेस, इसी के बेस पर इसको सपोर्टिंग स्टेटमेंट हुआ। ये मतलब इसी के बेस पर हमने ये स्टेटमेंट बना दिया। तो ये इसको क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग, और इसको मेन स्टेटमेंट। बात समझ में आई जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर देखो क्या बोल रहा है, कह रहा आर्गुमेंट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट वन ऑफ व्हिच द कंक्लूजन इज टेकन टू बी सपोर्टेड बाय द रिमेनिंग स्टेटमेंट एंड द प्रीमाइसेस। ये तो सेम है। यहां देखो एग्जांपल दिया गया है, कह रहा फॉर एग्जांपल प्रीमाइसेस ऑल मेन आर मॉर्टल, सारे मेन क्या है, मॉर्टल। सो प्रीमाइसेस टू बोल रहा सोक्रेट क्या है, मेन है। सो देयरफॉर सोक्रेट इज अ मॉर्टल। सही बात है, अगर हर आदमी मॉर्टल है तो सोक्रेट भी तो क्या है, मेन है। मतलब सोक्रेट भी क्या है, मेन है। अगर हर आदमी क्या है, मॉर्टल है, सोक्रेट मेन है, तो सोक्रेट क्या है, मॉर्टल होगा। ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वही कह रहा है इन द गिवन सिनेरियो द फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर रेफर्ड टू एज ए प्रीमिसेस। दो पहला दो को क्या बोला, प्रीमिसेस, एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज आइडेंटिफाइड एज ए कंक्लूजन, और लास्ट को कंक्लूजन बोला। व्हेन टेकन टुगेदर दीज स्टेटमेंट्स फॉर्म्स एन आर्गुमेंट। जब तीनों को ले लिया गया तो इसको बोला गया क्या है, आर्गुमेंट है। एंड द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट फॉलोज सीक्वेंस प्रीमाइस एंड फॉलोड बाय टू प्रीमाइस। ठीक है, देखो जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो एक कंक्लूजन और दो प्रीमाइस को फॉलो करता है, एंड कंक्लूडिंग विद द डिराइव्ड कंक्लूजन। फॉर्म्स ऑफ आर्गुमेंट कितने तरह का, दो तरीके का आर्गुमेंट। कौन कौन, एक तो डिडक्टिव और एक इंडक्टिव। सॉरी उल्टा बोल दिया, एक इंडक्टिव और एक डिडक्टिव। आइए चल दिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या है देखिएगा, अ डिडक्टिव आर्गुमेंट इज अ टाइप ऑफ रीजनिंग वेयर द कंक्लूजन लॉजिकली फ्लो फ्रॉम द प्रीमाइस। ये देख लो, डिडक्टिव में क्या होता है, कंक्लूजन से प्रीमाइस तक जाते हैं ना, वही बात कह रहा है। इट एम्स टू प्रोवाइड कंक्लूसिव एविडेंस और प्रूफ फॉर द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन। देखो ये कंक्लूसिव एविडेंस प्रोवाइड करता है जितना जरूरत है, वही वाला आपको कंक्लूजन से प्रीमाइस तक। In deductive reasoning, if the premises are true, then the conclusion must also be true। ये रूल है, लिख लो कि डिडक्टिव आर्गुमेंट में जब भी अगर प्रीमाइसेस ट्रू होगा तो कंक्लूजन ट्रू होगा ही। कोई इसका तर्क वितर्क नहीं है कि ये कंक्लूजन ट्रू नहीं होगा। सो कह रहा है डिडक्टिव आर्गुमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर वैलिडिटी व्हिच मींस दैट द कंक्लूजन नेसेसरी फॉलो द प्रीमाइसेस। फॉर एग्जांपल में देखिए, all men are mortal, वही वाला सेम चीज है। सो सोक्रेट इज अ मैन एंड सोक्रेट इज अ मॉर्टल, सेम एग्जांपल दिया हुआ है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। दूसरा जाइए इंडक्टिव आर्गुमेंट में, कह रहा है इंडक्टिव आर्गुमेंट इज अ टाइप ऑफ रीजनिंग वेयर कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड पैटर्न्स, ट्रेंड्स और एविडेंस। देख लो इंडक्टिव में मैंने बताया ना कि ऑब्जर्वेंस था, वो बॉल वाला एग्जांपल याद करो, तो उसी बॉल वाला एग्जांपल तो क्या बोला, ऑब्जर्व पैटर्न्स पे होता है, ट्रेंड्स पे होता है, या एविडेंस पे बेस्ड होता है। क्या ये इसका कंक्लूजन कह रहा है, इट एम्स टू एस्टैब्लिश प्रॉपर लाइकली ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन। Unlike deductive reasoning, inductive arguments do not provide the absolute certainty। तो इंडक्टिव में हमेशा certainty नहीं होता, यहाँ possibility होता है। कह रहा है instead they rely on the strength of the evidence to support the conclusion। बात समझ में आ रहा है जी। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा क्या कह रहा है, we have seen 1000 swans, हमने 1000 swans को देखा,
कह रहा ऑल ऑफ देम हैव बीन व्हाइट, और सारे हंस क्या थे, व्हाइट थे। सो ऑल स्वान्स आर व्हाइट, हो सकता है, पॉसिबल है, सोचो। बोल रहा है कि हमने 100 स्वान को देखा, हंस को देखा, और सारे क्या थे, व्हाइट थे। दो स्टेटमेंट दिया, और तीसरा कंक्लूजन क्या निकाला है कि सारे स्वान जो है वो व्हाइट है। ऐसा है क्या? क्या दुनिया में सिर्फ 1000 ही स्वान है? ऐसा तो नहीं है, बहुत स्वान होंगे। तो अभी हमने सिर्फ 1000 देखा और उस 1000 के बेस पर बना दिया, इसका मतलब ये इंडक्टिव है। हो भी सकता है कि 1000 ही स्वान हो, लेकिन इसीलिए इसको इंडक्टिव कहा जाता है कि इसका एविडेंस कितना है। देखिए कह रहे हैं एग्जांपल, वी हैव सीन जस्ट 1000 स्वान्स, नॉट ऑल द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में नहीं देखा, एंड ऑल ऑफ देम हैव बीन व्हाइट, बट इट डजंट मीन दैट ऑल स्वान्स इन द वर्ल्ड आर व्हाइट। व्हाइट ये हो ही नहीं सकता। So white swans are a case of a pattern, those particular circumstances. Hence we have concluded that the general term all swans are white. So हमने normally 1000 swans को देखकर कह दिया कि सारे हंस white है। चलो कह रहा है it might not be true actually, हो सकता है ये true नहीं हो। This type of arrangement of premises conclusion in example of argument, इसका inductive argument का। तो ये दोनों बात हो सकता है, हो सकता है दुनिया में 1000 ही स्वान हो और उस बेस पर हम कह दिए कि 1000 स्वान है तो व्हाइट है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि दुनिया में 1000 ना हो, ज्यादा हो, तो गलत हो जाएगा। इसीलिए पॉसिबिलिटी की बात करता है, मे या मे नॉट, इसकी बात कौन करता है, बात करता है इंडक्टिव। आइए चार्ट के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। देखिएगा डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या बोला, ट्राई टू प्रूव इज द सर्टेनली ट्रू, जो हम कंक्लूजन प्रूव करना चाहते हैं वो ट्रू होता है सर्टेनली, क्योंकि दो प्रोमाइस के बेस पर कंक्लूजन बन रहा है। अब देखो इसमें दो, एक वैलिड और एक इनवैलिड। वैलिड जो होता है कंक्लूजन जो है वो ट्रू होता है प्रीमाइसेस का। जब भी वैलिड स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दो प्रीमाइसेस और एक कंक्लूजन, ये पी होता है और ये ट्रू होता है। और इनवैलिड की बात करें तो कंक्लूजन नॉट नेसेसरली ट्रू गिवन द प्रीमाइस, ठीक है, कंक्लूजन ट्रू नहीं होता है, हो सकता है प्रीमाइसेस भी गलत हो। क्या है यहाँ पे कंक्लूजन ट्रू नहीं होता है। अब वैलिड की बात करें हम अगर, तो वैलिड और साउंड की, देवी को साउंड पसंद है, अगर साउंड पसंद है तो क्या था कि स्ट्रक्चर तो होगा ही, उसके साथ 100% क्या रियल लाइफ में भी सही होगा। ठीक है, ये क्या था, ऑल प्रीमाइसेस आर ट्रू। और अगर अनसाउंड की बात करें तो स्ट्रक्चर तो होगा ही, लेकिन रियल लाइफ में ये नहीं होगा सही। प्लस स्ट्रक्चर में क्या, एक प्रीमाइस जो होगा ना, एटलीस्ट वन प्रीमाइस इज फॉल्स, एक प्रीमाइस क्या होगा, फॉल्स होगा। अब आ जाओ इंडक्टिव में। इंडक्टिव में ट्राई टू इंप्लाई कंक्लूजन प्रोबेबली ट्रू, जो हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं इंडक्टिव आर्गुमेंट में, वो चांस है कि सही हो जाए, 100% नहीं होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी है। और स्ट्रॉन्ग और वीक कोजेंट की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग कोजेंट मतलब जिसका एविडेंस भारी है, ज्यादा है, उसको स्ट्रॉन्ग कोजेंट, और जिसका एविडेंस कम है। देखो कंक्लूजन इज हाईली प्रोबेबल एंड गिविंग द प्रीमाइस, मतलब हाईली प्रोबेबल मतलब ज्यादा चांस है कि ये मेरा कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है, मतलब ज्यादा एविडेंस सही है। और वीक की अगर हम बात करें तो कह रहा है कंक्लूजन इज नॉट हाईली प्रोबेबल, कंक्लूजन हाईली प्रोबेबल नहीं है क्योंकि इसका एविडेंस इसके पास सही नहीं है। बात समझ आ रहा है जी। स्ट्रॉन्ग कोजेंट की अगर बात करें तो भैया सारा प्रीमाइस ट्रू है, मतलब 90% इसका 99% सही हो गया है, ज्यादा सपोर्ट कर रहा है एविडेंस। और अनकोजेंट की बात करें तो एक प्रीमाइस फॉल्स होगा ही, यानी कि अनकोजेंट हो जाएगा। सेम आप देख लो, यही चीज है, डिडक्टिव, इंडक्टिव, वैलिड, इनवैलिड, ये तो बताया मैंने, कोजेंट कोजेंट सेम है ना, ये सेम चीज है, इसको आप एक बार देख लेना। आ जाओ मैं यहां की बात करता हूं, ये देखो डिडक्टिव आर्गुमेंट। तो एग्जांपल दिया क्या है, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। सो कंक्लूजन क्या कर दिया, ऑल ए आर सी, लेकिन ये गलत है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। ये कंक्लूजन मतलब ऐसे करना, नहीं ठीक है, सॉरी मैंने ए आर भी देख लिया, ऑल है तो सी, सही है, क्या बोल दिया, ए आर सी, और ये बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए कह रहा वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या है, ये देखिए वैलिड और डिडक्टिव। कह रहा ऑल सिंगर आर रोबोट्स, सारे सिंगर क्या हैं, रोबोट्स है। अरिजीत सिंगर है, सो अरिजीत इज अ रोबोट। ध्यान से देखना, क्या बोला, सारे सिंगर क्या है, रोबोट है, और अरिजीत सिंगर है, सो अरिजीत इज अ रोबोट। तो वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या है, ये कह रहा था स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ ए वैलिड आर्गुमेंट इज अ वैलिड इफ इट हैज फॉलोइंग हाइपोथेटिकल और कंडीशनल प्रॉपर्टी, इफ ऑल द प्रीमाइसेस आर ट्रू देन द कंक्लूजन कैन नॉट बी फॉल्स। तो वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट में कभी भी अगर बात करें तो अगर दोनों प्रीमाइस सही है तो कंक्लूजन कभी भी ट्रू नहीं, मतलब फॉल्स नहीं हो सकता है। इनवैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट की बात करते हैं, ऑल सिंगर्स आर रोबोट, सारे सिंगर क्या है, रोबोट्स हैं। तो और अरिजीत क्या है, रोबोट है, देयरफॉर अरिजीत इज ए सिंगर। ये कहां बताया, कभी बोला कि ऑल सिंगर आर रोबोट है, ये ठीक है, अरिजीत एक रोबोट है तो अरिजीत ना रोबोट है, ये कहां बोला कि अरिजीत एक सिंगर है। अरिजीत सिंह एक ही तो नहीं है, बहुत है,
हो सकते हैं जी। तो उसीलिए सो कह रहा है एन आर्गुमेंट इज इनवैलिड जस्ट इन केस नॉट वैलिड, अगर ये क्या है मतलब ये वैलिड नहीं है, विच व्हाट दिस मींस इज दैट इवन ऑल द प्रीमाइसेस आर ट्रू, अगर सारा प्रीमाइस ट्रू भी है नॉट स्टिल पॉसिबल द कंक्लूजन टू बी फॉल्स। ठीक है। तीसरा है साउंड। साउंड का क्या कहने का मतलब था, ये देखिए साउंड कहने का मतलब था स्ट्रक्चर में भी होगा और रियल लाइफ में भी ट्रू होगा। देखिए एक और एग्जांपल इसका अच्छा समझ में आएगा आपको। पहला कह रहा ऑल मल्टीप्लाइज ऑफ 12 आर मल्टीपल ऑफ 6, ये तो बात बिल्कुल सही है। अगर हम 12 सारा मल्टीपल होगा जो 12 का वो 6 का भी होगा, अगर 12 दूनी 24 तो 6 चौका 24 सेम है। तो उसी तरह से पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कह रहा है 36 इज ए मल्टीपल ऑफ 12, 36 क्या है मल्टीपल ऑफ 12 है, बिल्कुल सही है। सो देयरफॉर 36 इज ए मल्टीपल ऑफ 6, बिल्कुल ट्रू कंक्लूजन है। और रियल लाइफ में भी सही है, रियल लाइफ मतलब यही तो है, रियल लाइफ में भी स्टेटमेंट भी सही है और रियल लाइफ में भी सही है, मतलब साउंड आर्गुमेंट है। ठीक है। और अनसाउंड आर्गुमेंट की अगर बात करें तो कह रहा है अ वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट इन विच वन प्रीमाइस इज एक्चुअली फॉल्स, पहला वाला मतलब क्या कह रहे हैं एक प्रीमाइस गलत होगा। नो मैमल्स हैव लंग्स, कोई मैमल्स के पास लंग्स नहीं होता है। नो व्हील्स आर मैमल्स देयरफॉर नो व्हील्स हैव लंग्स, ऐसा थोड़ी है। देखो नो मैमल्स के हैव लंग्स ऐसा होगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। तो एक प्रीमाइस क्या है गलत है, इसलिए इसको क्या बोल दिया अनसाउंड आर्गुमेंट बोला गया। तो ये था डिडक्टिव। आ जाइए इंडक्टिव में, चलिए जल्दी से। कह रहा है इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है, देखिए कह रहा है एन आर्गुमेंट इन विच द ट्रूथ ऑफ द प्रीमाइस इज सपोज्ड टू प्रूव दैट कंक्लूजन इज प्रोबेबली ट्रू, जहां हमको प्रूफ करने की जरूरत पड़े कि कंक्लूजन ट्रू है उसको बोलते हैं। देखिए कहता है मोस्ट ऑफ द ग्रीक्स इट ओलिव, जो बहुत सारे ग्रीक्स हैं ओलिव ये करते हैं। तो सोक्रेट इज ए ग्रीक सो देयरफॉर सोक्रेट ईट ओलिव्स, इसलिए सोक्रेट ओलिव खाता है। देखो क्या हो सकता है, कह रहा है assuming the truth of those premise it is likely that Socrates ate olives but that is not guaranteed, ये guaranteed नहीं है। according to this view this is argument is inductive। ध्यान समझना कि बोल रहा है मोस्ट ऑफ ग्रीक्स इट क्या करते हैं ओलिव्स खाते हैं। तो सोक्रेट भी क्या है ग्रीक है, तो ये जरूरी है कि सोक्रेट जो है ओलिव्स खाता ही होगा। मोस्ट बोला ना, सब ऑल तो नहीं बोला। ठीक है, बोला मोस्ट ऑफ द लोग खाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग खाते हैं तो इसका मतलब ये जो मोस्ट में नहीं है उसमें भी आ सकता है सोक्रेट। तो ये क्या है अजम्पशन है, इसीलिए इंडक्टिव बेस्ड हो गया। स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव क्या हो गया आइए देखते हैं। कह रहा मोस्ट ऑफ इंडियंस ईट वेजिटेबल्स, मोस्ट ऑफ इंडियन ईट वेजिटेबल्स। श्याम इज इंडियन सो श्याम ईट वेजिटेबल्स, स्ट्रॉन्ग है क्यों, क्योंकि इंडिया वाले लोग जो हैं वो वेजिटेबल खाते ही खाते हैं और पॉसिबिलिटी भी है। तो स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्गुमेंट ये हो गया। उसके साथ वीक इंडक्टिव आर्गुमेंट की बात करें, कह रहा है एन इंडक्टिव आर्गुमेंट इन विच truth of the premises really does not prove that the conclusion is probably true। तो weak inductive argument वो हो गया जो प्रूफ नहीं कर रहा है। मैंने एग्जांपल दिया था, याद होगा आपको, कौन सा एग्जांपल सर, तो मैंने एग्जांपल दिया था ना कि दो लोग जो हैं, हम दो लोगों से मिले, किससे, न्यूयॉर्क वाले से, और वहां उसका एक्सेंट चेक किया तो उसका एक्सेंट बहुत अच्छा था। तो हम उस बेस पर कंक्लूजन बना दिए कि भैया जो भी न्यूयॉर्क के लोग होंगे उसका एक्सेंट बढ़िया होगा। तो ऐसा होता है क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ये गलत हो गया। फिर कोजेंट होता है कि जितना ज्यादा आपका क्या करेगा एविडेंस सपोर्ट करेगा वो कोजेंट, और जो एविडेंस सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा मतलब ये रिलायबल नहीं होगा, सॉरी ये रिलायबल होगा तो कोजेंट, और रिलायबल नहीं हुआ तो नॉट रिलायबल तो अनकोजेंट। ठीक है जी, चलिए जी। तो ये आइए एग्जांपल दिया गया है, इस एग्जांपल को समझते हैं। एग्जांपल कह रहा मोस्ट रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट हैज टैलेंट्स, सो ब्रिटनी स्पीयर्स इज अ रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट सो देयरफॉर ब्रिटनी प्रोबेबली हैज टैलेंट। तो देखो ये क्या है स्ट्रॉन्ग और कोजेंट आर्गुमेंट है। फिर देखो ब्रिटनी स्पीयर्स इज अ रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट, ब्रिटनी हैज अ ब्लॉन्ड हेयर देयरफॉर द मोस्ट रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट है, ऐसा है क्या, सोचो कैसे होगा। वीक आर्गुमेंट है ना, क्यों, क्योंकि भैया बोल रहा है ब्रिटनी स्पीयर्स रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट है तो उसका ब्लॉन्ड हेयर है तो सभी का ब्लॉन्ड हेयर होगा जो रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये क्या है वीक आर्गुमेंट है। और कह रहा है मोस्ट बॉयज लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स, सारा ज्यादा बोलता है ज्यादा लड़का क्या करते हैं आपका स्पोर्ट्स पसंद करते हैं खेलना। तो ब्रिटनी स्पीयर्स इज अ बॉय, सो ब्रिटनी स्पीयर्स क्या बॉय है, सो देयरफॉर ब्रिटनी प्रोबेबली लाइक्स टू प्ले, ऐसा नहीं है। मतलब आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है बट अनकोजेंट है, क्यों, क्योंकि हो सकता है बट अनकोजेंट। ये देख लो फैक्ट नहीं दिखा रहा ना कोई, आपके पास रिलायबल नहीं है, तो इसीलिए आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग एंड अनकोजेंट हो गया। बात समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो मुझे बताइएगा, नहीं ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अरे यार वीडियो शेयर करा करो, थोड़ा लाइक्स थम्स दिया करो, है ना, उससे मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।